सो हाय हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में अरेनियस इक्वेशन एंड उसके कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंसी ग्राफ के बारे में। इस चैप्टर में जितने भी ग्राफ है वो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पे तो आपको स्टार मार्क करना ही है क्योंकि अरेनियस इक्वेशन एंड टेम्परेचर डिपेंडेंसी का ग्राफ काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी, उनका ग्राफ की कैसे कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी मैं थोड़ा क्विक रिवीजन देना चाहती हूँ ताकि बच्चे इसको समझने में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना लगे उनको। ठीक है, तो कैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर की तरह होता है, जैसे कोई एक रिएक्शन है, कोई भी आप एक रिएक्शन को कर लो कंज्यूम, जैसे ये हम एमिन बना रहे हैं तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के पास ऐसे सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए कि वो कोलाइड करके पुराने बॉन्ड तोड़ के नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करके किस में बदल जाए, अपना प्रोडक्ट में बदल जाए। तो उस एनर्जी को बोलते थे थ्रेशोल्ड एनर्जी। फिर एक्टिवेशन एनर्जी होती थी उनके बीच की, कि फिर हमने वो ग्राफिकल मेथड से भी देखा था। एक्टिवेशन एनर्जी थी कि आपको इतनी एनर्जी चाहिए होगी कि आप कोलाइड कर सकते हो। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करता था कि उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता था और कैटलिस्ट आके आपकी रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता था कि लो आप अब एक झटके में जा सकते हो, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में यू बदल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ आता है। अब देखते हैं कि अरेनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेट ऑफ रिएक्शन की एक इक्वेशन दी। अरेनियंस ने कहा कि आप देखते हो कि जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, लेकिन सिर्फ कंसंट्रेशन से नहीं, वो टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। अरेनियंस इक्वेशन क्या थी, पहले तो मैं वो लिखना चाहती हूँ। अरेनियंस इक्वेशन K इज इक्वल ए ई की पावर ये बाय आर टी माइनस ये बाय आर टी, ये थी आपकी अरेनियस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का क्या मतलब है मैं सब समझाऊंगी, उससे पहले हम देखते हैं ये थ्योरी में क्या लिखा। नाउ वी विल डिस्कस मोर अबाउट द इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, कि जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करती है। एंड अबाउट अरेनियस इक्वेशन के बारे में भी पढ़ने वाले। ये अरेनियस इक्वेशन है विच गिव द डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो हमें क्या एब्सोल्यूट वैल्यू देती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बता दें कि आपके रेट कांस्टेंट का एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है। अच्छा, मैं आपको समझाना चाहूंगी। जैसे मान लो कि आपकी रिएक्शन है, आप इस रिएक्शन को मैं यहाँ पे नोट डाउन करती हूँ। हमने क्या करना है, एमिन का फॉर्मेशन करना है। अब अरेनियंस साहब कहते हैं, अरेनियंस के अकॉर्डिंग ऐसा है कि अगर आप इस रिएक्शन का, अगर आप अपने रिएक्टेंट का 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में नंबर ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। आई नो थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंफ्यूजन लगेगा कि क्या मैं क्या बोल रही हूँ, क्या हो रहा है। थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाओ, ध्यान से समझो, समझ आने वाला है। ठीक है, अरेनियंस ने कहा कि जो आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है इसमें आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दो। मान लो आपके पहला आपका पहले टेम्परेचर था 90 डिग्री सेल्सियस, आपकी रिएक्शन जब हो रही थी तो आपने इसको 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया था मान लो। लेकिन अरेनियंस कहते हैं कि अगर आप इस रिएक्शन का 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हो, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कर देते हो, तो आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में यूं कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत अच्छे से कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात की थी अरेनियंस ने। अब उन्होंने ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से समझाया, इक्वेशन के बारे में मैं बाद में समझाऊंगी, पहले आप एक बार ग्राफ और थ्योरी पढ़ो। ग्राफ उन्होंने कुछ इस तरीके से समझाया, यहाँ पे हम एनर्जी लेंगे और यहाँ पे हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो, मान लो आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदल गया, ये आपका रिएक्टेंट है और ये क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट में बदल गया। कौन से टेम्परेचर से, T1 टेम्परेचर पे। मान लो जब आप ये रिएक्शन कर रहे थे तो आपने इसको पहले को टेम्परेचर दे रखा था जिससे आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा था। ध्यान से सुनते जाना, जब आपने कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, आपने जब ये रिएक्शन कर रहे थे तो जो आपने टेम्परेचर दे रखा था तब इतने मतलब यहाँ तक आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बदल रहा था। फिर अरेनियंस ने कहा कि जब आपने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया, आपने यहाँ पे T2 कर दिया
और यहाँ पे T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब पहले जितना आपका था T1 और उसमें 10 डिग्री सेल्सियस आपने और राइज कर दिया, तो उससे क्या हो गया कि आपके मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन गए। बस यही एरेनियंस का ग्राफ था, इतना इजी और इतना सिंपल ग्राफ है जिसको अक्सर बेचारा मतलब हार्ड समझ लेते हैं। अब ये एक यहाँ पे बैरियर का काम कर रहा था, थ्रेशोल्ड एनर्जी, यहाँ पे था थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पे बैरियर का काम कर रहा था कि इस बैरियर को क्रॉस करेगा तभी आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो पाएगा, यानी आपके रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी चाहिए होगी कि इस बैरियर को क्रॉस कर पाए। इतने बैरियर को क्रॉस करने के लिए टेम्परेचर जितना आपका था उतने थोड़े से पार्टिकल्स प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल पाए। लेकिन जब आपने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इससे क्या हो गया कि आपके मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, समझ आई बात? इतने ज्यादा अब हमारे प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। So at a temperature T plus 10 degree Celsius, more molecule are capable of undergoing effective collision. अब कुछ बच्चे effective collision में confuse हो जाएंगे। collision होता है, देखो यहाँ पे N2 और H2 का collision होगा, ये अपने पुराने बॉन्ड ब्रेक करेंगे, फिर न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा इनके बीच में। अब न्यू बॉन्ड फॉर्म कैसे होगा? जब अपने पुराने बॉन्ड तोड़ेंगे तो वो बॉन्ड टूट के थोड़ी ना रहेंगे, जब प्रोडक्ट बनेगा तो ऑफ कोर्स बात यहाँ पे एमीन में एक नया बॉन्ड फॉर्म हो गया। सो इफेक्टिव कोलिजन का मतलब अगर ये कोलिजन इफेक्टिव होगा तभी प्रोडक्ट में फॉर्म हो पाएगा, अगर इफेक्टिव नहीं है, नॉन इफेक्टिव है, मतलब प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाए इतनी इसके पास एनर्जी नहीं है, तो वो नॉन इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव मतलब अब ये प्रोडक्ट में फॉर्म होने लाइक जैसा उसने कोलिजन किया है। The rate of reaction at temperature T plus 10 degree Celsius is much higher than that at temperature T degree Celsius. जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा हायर होती है T plus 10 डिग्री सेल्सियस पे एट कंपैरिजन द T डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अब इस अरेनियंस इक्वेशन को समझने वाले, इसको समझने के लिए आप देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ तक। अब देखिए, अब हम पहले इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि हमारा ये क्या है। इसमें ये है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। टी है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर। आर है आपका गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। के है आपका रेट कांस्टेंट, ए ही आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा रेट कांस्टेंट है। अब हमें यहाँ पे कहा है कि आपकी जो रिएक्शन है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, एक्टिवेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन के साथ साथ इन दोनों चीजों पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, अब आगे ये हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की आपकी जो कन्वर्जन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम इसका एक डेरिवेशन करना चाहे लॉग के फॉर्म में, तो हम कैसे करेंगे, अब हम उसको समझते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक उतार लीजिए अरेनियंस इक्वेशन का, फिर आगे हम देखते हैं इसका डेरिवेशन। ओके, देखते हैं कैसे करते हैं। टेकिंग लॉन ऑन बोथ साइड, एल एन हमारा लॉन्ग है। अब हम कैसा लेंगे, एल एन के इज इक्वल एल एन ए ई की पावर माइनस ई बाई आर टी, इतना कर लिया। अब आगे देखते हैं, एल एन के इज इक्वल एल एन माइनस ई ए बाय 1 सेकेंड,
एल एन के इज इक्वल एल एन प्लस माइनस ए बाय आर टी डॉट लॉन ए। कैसे किया? एल एन ए हमने कैसे किया? एल एन ए यहाँ पे डॉट था तो पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, एल एन ए डॉट ए माइनस आर टी, फिर एल एन ई को कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे लॉन के इज इक्वल लॉन ए ई की पावर माइनस ए बाय आर टी, और ये लॉन ई की वैल्यू होती है अपनी 1, तो ये हो गया 1। सो लॉन के इज इक्वल लॉन ए माइनस ई बाय आर टी, इस तरीके से कर सकती हूँ। अब मैं लॉन ए से लॉग में कन्वर्ट करूंगी, तो लॉन टू लॉग में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 2.303 लॉग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लॉन ई की वैल्यू अपनी 1 होती है, ये जो लॉन ई है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो कैसे करेंगे? लॉग के इज इक्वल लॉग ए माइनस ई बाय आर टी, माइनस ए बाय आर टी, अरे 2.303 लॉग के इज इक्वल 2.303 लॉग ए माइनस ए बाय आर टी। अब डिवाइड करेंगे बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड 2.303 से, तो 2.303 से करेंगे तो लॉग के इज इक्वल लॉग ए माइनस ए बाय आर टी। यहाँ तक क्लियर हुआ? लॉग के इज इक्वल लॉग ए माइनस ए बाय आर टी, यहाँ तक क्लियर बोलो। और यहाँ पे अच्छा 2.303 रहेगा ना, 2.303 आपका ये सिलसिला रहेगा। अब अगर ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में? 1/t के बीच में एंड k के बीच में, तो वो ग्राफ डिक्रीजिंग ऑर्डर का आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो लॉग के बढ़ेगा तो आपकी टेम्परेचर की वैल्यू कम होगी, मतलब जब रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो आपकी टेम्परेचर की वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो यही था हमारा एक छोटा सा डेरिवेशन। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।